डाइस रोल प्राइम, ओके ओके। अच्छा बेसिक एग्जांपल करवाया था, फिर तो क्वेश्चन करवाया नहीं। चलो क्वेश्चन नहीं, तीन क्वेश्चन करवाने थे। चलो करो, क्वेश्चन लिखो। रिकॉर्डिंग हो रही, देख लो। गिवन 2 इवेंट्स A एंड B, थोड़ी एनर्जी आज डाउन रहेगी, मेरी तबीयत डाउन है, तो उसमें कोशिश करना कि तुम समझो सारी चीज़ें। गिवन 2 इवेंट्स A एंड B, इफ odds against A are 2:1 and those in favor of A union B are as 3:1, then find the range of B। बी की रेंज निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कोई आंसर? कोई आंसर? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ओड्स अगेंस्ट और ओड्स इन फेवर दे रखे हैं, तो पी ए निकालना पड़ेगा और पी ए यूनियन भी निकालना पड़ेगा, और उससे बी बी को डिराइव करना पड़ेगा कि कितना हो सकता है। इजी है, काफ़ी इजी है। आंसर है किसी का? 5/12 से 2/3। 5/12 से 2/3 गलत है, मैक्सिमम रेंज गलत है। प्राची मैक्सिमम रेंज गलत है, कुछ सही है आई थिंक। सात्विक सही ही है, ठीक है गुड। देखो क्या दे रखा है, ए के ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, तो n/m उसकी वैल्यू दे रखी है 2/1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसकी वैल्यू क्या जाएगी, m/m+n, तो m की वैल्यू 1/1+2 मतलब आपको क्या है 1/3 आ जाएगी। ये पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी के ऑड्स इन फेवर, ये क्या दे रखा है आपका, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, इसकी वैल्यू दे रखी है m/n, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3:1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसकी वैल्यू क्या जाएगी, m/m+n मतलब 3/4 ये आ जाएगी। अच्छा अब पी बी मैक्सिमम कब होगा? कोई भी बी एलिमेंट, कोई भी सेट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? वो एक केस में होगी जब उस केस में बी बड़ा हो और उसके अंदर आपका क्या ए हो, तो उस केस में पी बी जो मैक्सिमम होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, पी ए यूनियन बी के इक्वल हो सकती है। ये चीज़ समझ में आई? पी बी मैक्सिमम, पी बी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पी ए यूनियन बी के इक्वल होती है। हमेशा याद रखना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आ गई, यूनियन से आ जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आपकी 3/4 है। अब मिनिमम कैसे निकलेगी? मिनिमम कब हो सकती? दो केस हो सकते हैं, या तो डिसजॉइंट के केस में या फिर कुछ स्कोर के केस में, तो मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे ए यूनियन बी दे रखा है, तो आपको पता है पी ए यूनियन बी उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, पी बी की वैल्यू क्या जाएगी, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब बताओ पी बी की मिनिमम कब होगी? अब देखो ये ऑलरेडी दे रखी है, ये ऑलरेडी दे रखी है, अब ये मिनिमम कब होगी? यहाँ पे साइन आपका क्या प्लस है, जब ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू होगी तो ये भी मिनिमम होगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी ए बी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये गिवन है ऑलरेडी, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी गिवन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिनिमम। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है? वो हो सकती है आपका जब एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट हो।
और उस केस में इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3/4 माइनस पी ए की वैल्यू क्या आपकी 1/3 प्लस 0। एलसीएम ले लूँगा, 12 एलसीएम हो गया तो क्या जाएगा 9 माइनस 4, तो मतलब 5/12। तो रेंज आ जाएगी 5/12 से लेके 3/4, ये उस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक सबको समझ में है बेटा, समझ में है बेटा सबको? ठीक है, जल्दी से डन लिखो, नोट हो गए, डन लिखो जल्दी से। चलो एक और देता हूँ इसी टाइप का, इजी का। हाँ रब नहीं कर रहा बेटा, ऊपर क्वेश्चन रब किया मैंने वेकेश। इजी है ये, काफ़ी इजी है, सबसे बनना चाहिए। इफ़ पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3/4 एंड पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 2/3, देन वैल्यू ऑफ पी ए गिव इंटरसेक्शन बी इज। क्या किया करो ऐसे क्वेश्चन को, जब भी इस टाइप के डाटा दे रखे हो, इस टाइप का निकाला करो, तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए वेन डायग्राम बना लिया करो। वेन डायग्राम बनाओगे तो काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा रीजन्स कैसे बनाएंगे। रीजन की हेल्प से आप देखोगे ना वेन डायग्राम बना के, तो सोल्व करना कंपेरेटिवली आसान होगा। वेन डायग्राम बनाया करो ऐसे क्वेश्चन में। क्या क्या दे रखा है, ए नोट दे रखा है और ए यूनियन बी दे रखा है, तो उससे ए नोट यूनियन बी निकालना है। 5/12 वीर, 5/12 कुश, 5/12 वेरी गुड, सही आंसर है, इजी है, बन जाएगा, वेरी गुड, सही आंसर है, गुड गुड। आई थिंक आ गया है आंसर, तो मेरे को भी करवा लेना चाहिए। वेकेश नोट हुआ बेटा, पुराना नोट हुआ वेकेश? क्या करना है, वेन डायग्राम बना लो। ए बी 1 2 3 एंड 4, तो आपका क्या दे रखा है, पी ए यूनियन बी। बोलो फॉर्मूले से करना है या फिर रीजन से करना है? दोनों तरीके से बन सकता है, फॉर्मूले से करना है, रीजन से करना है। फॉर्मूले से करना है, रीजन से करना है, रीजन जैसा भी आपको अच्छा लगे, दोनों से बन जाएगा। पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनियन मतलब 1 और 2 और 3, मतलब रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, इसकी वैल्यू आपकी क्या है 3/4। पी ए नोट मतलब ए के अलावा बाकी का रीजन, ए के अलावा बाकी का रीजन मतलब ये आपका हो जाएगा रीजन 2 प्लस रीजन 4। और क्या निकालना है, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी। ए नोट इंटरसेक्शन बी, ए नोट मतलब ए के अलावा बाकी का पूरा रीजन, मतलब 2 + 4। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना, बी मतलब आपका क्या जाएगा 2 + 3। दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 + 4 और 2 + 3, मतलब इसका रीजन का आंसर क्या जाएगा 2। मतलब अपन को 2 ओनली, मतलब इसका मतलब क्या आपका पी बी ओनली निकालना है, बी ओनली निकालना है, मतलब 2, अच्छा 2 का मतलब पी बी ओनली निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे, देखो इन सारी कंडीशन का यूज करते, देखो क्या दे रखा है आपका पी ए नोट, इसका मतलब पी ए नोट का मतलब आपका क्या है 2 + 4, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2/3 दे रखी है। तो मैं बोल सकता हूँ पी ए की वैल्यू क्या जाएगी 1 - पी ए नोट, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 - 2/3, मतलब आपका क्या है 1/3। और 1/3 ये वैल्यू किस किस की है, ये रीजन 1 प्लस रीजन 3। अब सोचो कहाँ से निकल जाएगी, रीजन 1 प्लस रीजन 3 की वैल्यू आपके पास आ गई है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, रीजन 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। तो बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए, इसकी वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 माइनस 1 + 3, कैंसिल 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 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रीजन 2। रीजन 2 की वैल्यू इसका ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आपका 3/4, और इसकी वैल्यू आपकी क्या है -1/3। सॉल्व करूँगा, एलसीएम लूँगा, 12 एलसीएम होगा
9 माइनस 4 मतलब आपका क्या है 5/12 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? रीजन से करना कंपेरेटिवली आसान है, डेफिनेशन बनाओगे तो उसमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्या हो रहा है, ठीक है। रीजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में रीजन से करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो एनसीईआरटी में जब भी आपको करना होगा तो हमेशा आपको क्या डेफिनेशन से ही करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास चॉइस होती है, आपके पास सिर्फ आंसर निकालना है, तो इसमें आप रीजन से कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में तो इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। कर लोगे? ठीक है, जल्दी से नोट करो। अच्छा, ए यूनियन बी मैक्सिमम, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम मिनिमम, इस टाइप वाले क्वेश्चन करवा दिए मैंने। एक आईआईटी का क्वेश्चन आया है, मोर देन वन टाइप का है, मैं होमवर्क दूं या फिर तुम वो बोलो क्लास में करना है उस टाइप का क्वेश्चन? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं होमवर्क दे देता हूँ उसको, होमवर्क दे देता हूँ, उसमें आराम से टाइम दे देना, टाइम लगेगा उसमें अराउंड 5 to 7 मिनट लगेगी, मोर देन वन था। रब नोट कर दो तो बता, रब कर लूँगा मैं, नोट हो जाए बता दो, मैं रब कर लूँगा। होमवर्क let A and B be two events such that PA is equals to 3/4 and PB is equals to 5/8, then which of following is correct? ए ऑप्शन है P A यूनियन B बिलोंग्स टू 3/4 to 1, मतलब A यूनियन B की रेंज आपकी क्या है 3/4 से 1 है। आईआईटी के जो मोर देन वन के क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, और 4 से 5 मिनट तक यदि लगती है मोर देन वन के क्वेश्चन में तो बिल्कुल एक लॉजिकल सेंसिबल बात है, बिल्कुल वैलिड है, मतलब लगा सकते हैं। तो इतना टाइम लगेगा इसमें, 4 से 5 मिनट तो लगेंगी, तो थोड़ा सा सोचना है, टाइम बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो। तुम कहो तो मैं डायरेक्टली टाइम बचाने की अप्रोच डायरेक्टली बताऊं, या फिर तुम लोग पहले ट्राई करोगे फिर मैं बताऊं? दोनों हो सकते हैं, मैं डायरेक्टली अप्रोच भी बता सकता हूँ, इसमें टाइम बचा सकते हैं, लेकिन पहले आप ट्राई करो, ज़्यादा बेटर है, ट्राई कर लो। सेकेंड, PA इंटरसेक्शन B बिलोंग्स टू 3/8 से लेके 5/8। सी ऑप्शन PA इंटरसेक्शन B नॉट, उसकी वैल्यू ये ऑलरेडी सिखाया है, ये 2 चीज़ें तो मैंने सिखाई है, लेकिन थर्ड और फोर्थ आपको लॉजिक लगा के सोचनी है। थर्ड और फोर्थ कहीं न कहीं किससे डिराइव होगी? इससे और इससे डिराइव होगी। थर्ड और फोर्थ कहीं न कहीं इससे और इससे डिराइव होगी, क्योंकि PA और PB आपके क्या फिक्स है, तो PA प्लस PB हो गया, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, मान लो ऐसा कुछ आ जाता है, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B आ गया इन केस, तो उस केस में सोचो कि ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब PA इंटरसेक्शन B माइनस है, वो माइनस है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो समथिंग पॉजिटिव माइनस मैक्सिमम, तो उस केस में वैल्यू क्या आपकी मिनिमम होगी, और समथिंग पॉजिटिव माइनस मिनिमम, उस केस में मैक्सिमम होगी। तो कहीं न कहीं थर्ड और फोर्थ के लिए इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैंने हिंट दे दी बहुत बड़ी, 1/8 से लेके और 3/8, एंड फोर्थ ऑप्शन D ऑप्शन P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B बिलोंग्स टू 1/8 से लेके 1/4। आंसर बता दूं? ठीक है, आंसर मैं बताया तो वेरीफाई कर लेना। आंसर A B C और D चारों आंसर है, वेरीफाई कर लेना, चारों आंसर होने चाहिए। मैंने बता दिया, जानबूझ के मैंने बताया है, जिससे वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो आप लोगों को। कोई बात नहीं, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था। अरे गलत आंसर, ABCD आंसर नहीं है, ABCD आंसर नहीं है, हाँ ABCD आंसर नहीं है, ऐसे झूठ बोला था मैंने। चलो, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लोग सोच पाते हैं? इजी है बस, लेकिन अच्छा है, लॉजिकल है, ध्यान से करना। कितना आंसर है? जब भी आईआईटी में कोई अच्छा क्वेश्चन बनाता है
मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वो कहीं ना कहीं पीएनसी प्रोबेबिलिटी इंक्लूड करेगा। इसलिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में जब भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आते हैं ना तो वो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। और आईआईटी में आई थिंक 3 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी लगाई है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, ध्यान से करना, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है। इफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 are formed using the elements of set A -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3, then the probability that matrix is either symmetric or skew symmetric। चलो निकालो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी की प्रोबेबिलिटी निकालो कि मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब उसने बोला 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 मैट्रिक्स होगी। तो मैं बात करूं टोटल केसेस, तो टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेगी? टोटल फॉर्म्ड मैट्रिक्स, टोटल फॉर्म मैट्रिक्स मतलब आपका क्या, ये एलिमेंट कितने, 7 एलिमेंट्स है। तो इस पोजीशन पे 7 एलिमेंट, 7 7 7 7 7 7, तो मतलब टोटल फॉर्म मैट्रिक्स की आपकी 7 × 7 × 7 9 टाइम्स, तो ये क्या जाएगा आपका 7 की पावर 9। टोटल मैट्रिक्स तो ये 7 टू पावर 9 हो जाएगा। अब याद करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब सोचो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसका मतलब आपका क्या, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो वो तो खुद के इक्वल ही होता है ऑलवेज, ये तो हमेशा खुद के इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा खुद के इक्वल होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कुछ भी हो। लेकिन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में इस तरीके से होगा। तो मतलब सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पे 7 तरीके से, यहाँ पे 7 तरीके से, यहाँ पे 7 तरीके से, तो इसके फेवरेबल केसेस निकालूं तो 7 की पावर 3, ये कौन सा होगा आपका, प्रिंसिपल डायगोनल के लिए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट रख दो। मान लो ये 2 रख दिया तो ये भी आपका क्या है 2 आएगा, ये -3 रख दिया तो ये भी आपका क्या है -3 आएगा, ये 1 रख दिया तो ये भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस नहीं होता, मतलब इनडायरेक्टली या तो ऊपर वाला फॉर्म फिल कर लो या फिर नीचे वाला फॉर्म फिल कर लो, रिमेनिंग को फिल करने का तरीका आपका क्या जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ऊपर वाले 3 एलिमेंट को बढ़ने का तरीका 7 की पावर 3, और नीचे वाले इसको बढ़ने का तरीका तो क्या होगा आपका 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर आए हैं सेम सेम यहाँ पे आएंगे, तो फेवरेबल केसेस क्या हो गए, 7 की पावर 6 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूँ टोटल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पे दिक्कत आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा क्या होता है आपका 0 0 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को फिल करने का तरीका आपका क्या होगा, 1 होगा। ये तो आपका क्या होगा, आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में मान लो यहाँ पे 2 रख दिया है, तो यहाँ पे देखो सब सिमेट्रिक टाइप के हैं, 1 2 3 और -1 2 3 मतलब सेम सेम टाइप के हैं। तो लेट्स अज्यूम करो कि ऊपर आपने 2 रख दिया, तो यहाँ पे फिल करने का तरीका -2, ऊपर लेट्स अज्यूम करो -3 रख दिया तो यहाँ पे +3, और यहाँ पे मान लो 5 रख दिया तो यहाँ मतलब 5 तो है नहीं, यहाँ पे मान लो 1 रख दिया तो यहाँ पे -1। तो इनडायरेक्टली सिर्फ ऊपर वाली पोजीशन के 3 ही एलिमेंट फिल करने पड़ेंगे। तो ऊपर वाली पोजीशन को एलिमेंट को फिल करने का तरीका क्या होगा आपका 7 की पावर 3, और नीचे वाले एलिमेंट को फिल करने का तरीका आपका 1। तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस क्या होंगे, 7 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा कोई केस कॉमन है जो सिमेट्रिक भी बने और स्क्यू सिमेट्रिक भी बने? क्या ऐसा केस? वेरी गुड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मिस करते हैं। जो मैट्रिक्स होती है 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
ये इन 7 केस में ये भी होती, ये भी होती, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक में भी आ गई है और स्क्यू सिमेट्रिक में भी आ गई है। तो ये आपका क्या है, ट्वाइस आ गई है। तो ट्वाइस आ गई है तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका माइनस करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक होने की प्रोबेबिलिटी 7 की पावर 6/7 की पावर 9, स्क्यू सिमेट्रिक हो 7 की पावर 3/7 की पावर 9, या फिर दोनों हो कॉमन वाला, मतलब 1/7 की पावर 9। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 7 की पावर 6 माइनस प्लस 7 की पावर 3 माइनस 1/7 की पावर 9। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? किस किस का आंसर था बेटा, किस किस का आंसर था? वेरी गुड प्राची, तुमसे तो उम्मीद ही थी। ठीक है, -1 तो मैंने बोला था ना, चिल्लाया था यही चीज। प्रिंसिपल डायगोनल बेटा, वीर नालायक वीर गधे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते क्या? कामचोर निकम्मे, सब कुछ भूल गया। वैकेश बोल रहे कैन यू एक्सप्लेन सिमेट्रिक केस अगेन। बेटा सिमेट्रिक केस में देखो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये एलिमेंट खुद के इक्वल तो हमेशा होता ही है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये मान लो 2 हो गया तो 2 इक्वल्स टू 2 होगा, ये तो हमेशा ही होगा। तो इसमें सातों एलिमेंट जा सकते हैं, इसमें भी सातों एलिमेंट जा सकते हैं, इसमें भी सातों एलिमेंट जा सकते हो। तो प्रिंसिपल डायगोनल के 3 एलिमेंट को फिल करने का तरीका क्या होगा, 7 × 7 × 7 7 की पावर 3। अच्छा सिमेट्रिक है, मतलब ऊपर ये जो आएगी सेम यहाँ पे आएगी, जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे आएगी, जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे आएगी, मतलब इनडायरेक्टली इन 3 एलिमेंट को फिल कर दिया और इनको फिल करने का तरीका 1। तो 7 की पावर 3 × 7 की पावर 3 × 1 आया समझ में? लिखा है यहाँ पे बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और ऊपर अबाउ वाले एलिमेंट्स और ये बिलो वाले लिख लिया करो। ऐसे कुछ दिक्कत है, ऐसे इंट लिख लिया करो, क्योंकि अभी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 महीने बाद ये सारी चीज पढ़ोगे तो आपको ये लॉजिक ढूंढने लगोगे 7 की पावर 3 कहाँ से है। तो ऐसे केस में लिख लिया करो, तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया ये चीजें। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में अपनी वर्ड्स में लिख लिया करो, हिंदी इंग्लिश गुजराती जिसमें कंफर्टेबल लगता है उसमें लिख लिया करो, फटाफट लिखो। अरे नियंता मेरी भाई, एक मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, लेकिन ये 0 0 0 वाली मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। मतलब ये सिमेट्रिक वाले केस में भी आ गई है और स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में भी आ गई, मतलब 2 बार आ गई ना। तो ए यूनियन बी में आपका क्या है, पी ए प्लस पी बी होता है, जो एलिमेंट 2 बार आ जाता है तो उसको माइनस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? नियंता आइए समझ में, बहुत ही प्यारी बच्ची है, शाबाश, गुड। डाउट पूछ के जरूर परेशान करती है लेकिन अच्छी है, खून चूस जाती है, गुड। देखा बुराई कर दी मैंने तेरी, मारे पीटेगी तो नहीं ना ओ लड़की? ठीक है, फिर तो पता चले कि ये सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे को हमेशा ताने देते थे, पता चले लट लेके आगे पीटने हैं। आदित्य कुछ टाइप कर रहे बेटा? हाँ सात्विक, क्या डाउट है? बहुत डाउट आते तेरे को, जल्दी से लिख, तब तक मैं होमवर्क लिख देता, एक क्वेश्चन होगा रहता हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन जेईई में आ चुका है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है। सात्विक और धे दोनों को, किसको करूं? क्या मतलब दोनों आसपास बैठ के करते हो क्या? सात्विक धे डिनोट टू योर भाई कौन ही है बेटा आप लोग का? आई थिंक सबका नो, धे आ गया धे ऑन कर दिया। सरीन पटेल बेटा, पता नहीं कितने दिनों बाद दिखे हो आज। सरीन पटेल, ये लड़का पढ़ने में अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या करता है, ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता पता ही नहीं इसका। रिपोर्ट आई है सरीन पटेल आपके लिए मेरे को। सात्विक देसाई, दिख नहीं रहा तेरा नाम, हाँ ठीक है, ऑन हो गया बेटा,
ऑन हो गया, जल्दी से पूछो, तब तक मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। इफ 1 माइनस 3p अपॉन 2, ये तो लकीली इजी रह जाएगा, 1 प्लस 4p/3, टेस्ट में दूंगा अच्छे वाला, एडवांस पैटर्न का है ना, इस बार एडवांस पैटर्न में दूंगा इस टाइप क्वेश्चन। आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। ये 3 इवेंट है, आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। मतलब एक ही रेंज निकालनी है जिसके लिए ये चीज़ डिफाइन हो, एक ही रेंज निकालनी है जिसके लिए चीज़ डिफाइन हो। हाँ अब पूछो सात्विक, देख क्या पूछ रहे थे, जल्दी से पूछो। आवाज़ नहीं सुनाई दे रही सात्विक मुझे बिल्कुल भी, एक बार रुको, आवाज़ बढ़ा देता हूँ, आवाज़ फुल है मेरी तरफ से। हाँ ये अपने जो हमें तो स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा सेट दिया है कि -3 -2 -1 जिसका स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल है। हाँ अगर ऐसा सेट होता कि जैसे 5 है और हाँ। लेकिन नेगेटिव का -5 नहीं है, हाँ तो हम कैसे दे सकते? तो उस केस में नहीं बनता, नेगेटिव वाला है तो नहीं बनता, जीरो वाला बन जाता, और जो जिन जिन के नेगेटिव पॉसिबल है वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता। तो देखो अब सातों नंबर में बन रहा था ना, 3 लो तो -3 हो रहा है, 1 लो तो -1 हो रहा है, सारे नंबर इस टाइप के, 0 लेकर -0 हो रहा है। लेकिन इधर ऐसा होता है कि 1 2 3 और -1 और -2 दे रखा, तो उस केस में क्या बन सकता है, -1 ले सकता है, -2 ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है और 2 ले सकता है, ये 5 ही एलिमेंट लेंगे। तो उस केस में आंसर क्या होता है आपका 5 की पावर 3 होता। ठीक है, नोट करो फटाफट, आंसर बताओ इसका, कर दो। ए का है, ए पी ए या पी ए की बात है ना, पी लिखते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले ये एक इवेंट, ये दूसरा इवेंट, ये तीसरा इवेंट, तो मैं क्या बोल देता हूँ, इन तीनों को बोल देता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 1 - 3p/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बोल देता हूँ 1 + 4p/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू 1 + p/6। ये 3 इवेंट्स हैं और तीनों के तीनों क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव दे रखा है, बताया था मैंने। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है, जितने भी आउटकम्स हैं इन सारे के सारे इवेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं, जितने भी आउटकम्स हैं इन सारे इवेंट से पॉसिबल ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू किसके आपके पी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगी। ये दे रखा है, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट दे रखा है, तो ये अच्छा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, याद करो मैंने कंडीशन बताई थी, चूंकि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इस केस में बोल सकता हूँ पी ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करूँ, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करूँ तो क्या है आपका पी ए की वैल्यू रख दी, तो 1 - 3p/2 प्लस 1 + 4p/3 प्लस पी सी की वैल्यू क्या आपकी 1 + p/6। एलसीएम लूँगा, एलसीएम लूँगा तो क्या आपका 6 एलसीएम, तो 3 - 9p प्लस 2 + 8p प्लस 1 + p, तो कितना जाएगा 3 + 2 + 6, तो 6 8p और p, तो कैसे 6/6, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, p a यूनियन b यूनियन c की वैल्यू 1 हो रही है, तो मतलब 1 हो सकती है। अच्छा अब पता है इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, लेट्स अज्यूम करो कि वैल्यू 1 नहीं होती, लेट्स अज्यूम करो ये वैल्यू 1 - p/6 ऐसी होती। अभी तो लकीली 1 आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट दे रखा है। लेकिन मान लो ये आ जाती, ठीक है, तो उस केस में एक कंडीशन और हो जाती, ऐसे केस में ये तो आपका क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हो गया,
लेकिन उसने क्या बोला है कि ये और ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी है। अब आपको पता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। तो ये उसकी क्या आपकी डेफिनेशन है। तो मुझे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेशन भी तो चेक करनी पड़ेगी ना, डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या है आपका, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है और ये इवेंट है, तीनों इवेंट है, तो तीनों की इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 से होगी। तो 0 से लेके पी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 के बीच में रहेगी। तो बोल सकता हूँ 0 से लेके 1 माइनस 3p/2 उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 के बीच में। फिर पी बी की वैल्यू भी रहेगी 0 से लेके 1 के बीच में। तो क्या जाएगा, 0 से लेके 1 प्लस 4p/3 की वैल्यू 1 के बीच में। और पी सी की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 से लेके और 1 के बीच में, मतलब 0 से लेके 1 प्लस p/6 की वैल्यू 1 के बीच में रहेगी। इसको सोल्व करूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो आंसर आएगा, इसको सोल्व करूँगा आंसर आएगा। मेरे पास आई थिंक आंसर है, मेरे पास आंसर है, मेरे पास आंसर है। इसको सोल्व करूँगा तो क्या जाएगा, -1/4 से लेके p की वैल्यू 1/2, पहले का आंसर। सेकंड का आंसर क्या जाएगा आपका, ये सेकंड का आंसर, सॉरी ये सेकंड का आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1/3 से लेके +1/3। सेकंड का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, -1/4 से लेके 1/2। और तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, -1 से लेके p की वैल्यू 5। ठीक है। सिमिलरली मान लो यदि यहाँ पे चौथे में यहाँ पे p की टर्म्स में होता तो इसकी भी डेफिनेशन चेक करता, किसकी, इस इवेंट की डेफिनेशन चेक करता। अब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3 और डेफिनेशन 4, इन सबका इंटरसेक्शन। तो बोलूँगा फाइनल आंसर, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो बोल सकता हूँ यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 4 देखने की जरूरत तो नहीं है, 4 तो ऑटोमेटिक कवर हो रहा है, तो 1 2 3 देख लो, 1 2 3 देख लो, सोल्व कर लूँगा तो आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर भी है इसका, -1/4 से लेके 1/3। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 से लेके 1/3। प्रोबेबिलिटी नहीं है, पी की वैल्यू हो जाएगी। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में है बेटा सबको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है और आईटी में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, जब भी ऐसे इवेंट दे रखे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन, लकीली यहाँ पे 1 आ गया, लकीली यहाँ पे 1 आ गया, तो बहुत इजी हो जाए बेटा, 2 या 2.5 मिनट में हो जाए, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगेगा। इनइक्वलिटी तो सोल्व करनी है, 2 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगेगा इसमें, डायरेक्ट करोगे तो समझा रहा था इसलिए टाइम लगा। लकीली ये पी की टर्म्स में नहीं है तो 1 आ गया, तो मतलब सेट ऑफ एग्जिस्टिव इवेंट डायरेक्टली हो गया। लेकिन 1 नहीं आता तो फिर उस केस में इसकी भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये भी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये भी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, तीनों प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, इंडिविजुअल डेफिनेशन है। और किसी भी इवेंट की इंडिविजुअल डेफिनेशन जो क्या होती है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1, तो इन डेफिनेशन को भी चेक करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये चेक करते हैं और ये भूल जाते हैं, उसकी वजह से आंसर गलत होता है। फाइनल आंसर सब इंडिविजुअल डेफिनेशंस और इसकी डेफिनेशन का इंटरसेक्शन। आया समझ में, आया समझ में। क्योंकि लेक्चर प्लान थोड़े से करने पड़ेंगे। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो मैक्स टू मैक्स 7 या 8 लेक्चर रहते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि 13 लेक्चर के अराउंड लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ, ऑलमोस्ट डबल लेक्चर लूँगा, जिससे प्रोबेबिलिटी में दिक्कत ना आए। क्योंकि जनरली बच्चों को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, टाइमिंग है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। उसी वजह से मैं इतने ज़्यादा तुम लोगों को एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स और हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉड्यूल नहीं सोल्व कर पाते, तो ऐसे केस में क्लास में इतने टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे, दिया वो सारे टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना, तो कहीं कहीं सफिशिएंट होगा आपके मेंस के लिए, तो सफिशिएंट होगा, एडवांस में तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो बस क्लास नोट्स को बहुत सीरियसली ले लो। मेरे क्लास नोट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं, हर साल आते हैं डायरेक्टली। इनफैक्ट कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मेंस में जिसमें डाटा भी सेम रहेगा। तो इसलिए क्लास नोट्स के ऊपर थोड़ा सा सीरियसली लो, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं ये वाले, तो बस इतना कर लो। नया चैप्टर, नया टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट का होना वो दूसरी किसी इवेंट की होने के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक कंडीशन से ओरिएंटेड रहेगा, लिंक रहेगा। लेट्स एज्यूम करो कि मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने सात्विक को थप्पड़ मारा। लेट्स एज्यूम करो कि मैंने सात्विक को थप्पड़ मारा, तो इसके बाद उसके रोने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सात्विक के रोने की। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सात्विक के रोने की। लेकिन उससे पहले इवेंट क्या हो चुका है, मैं उसको थप्पड़ मार चुका हूं, मतलब मैं उससे थप्पड़ मार चुका हूं, मतलब ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है। उस इवेंट के बाद भी अगेन पर्टिकुलर केस होगा कि सात्विक या तो रोएगा या फिर सात्विक नहीं रोएगा। लेकिन सात्विक का रोना किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक इवेंट होने के ऊपर, मतलब इवेंट क्या हो चुका है, मैं उसको थप्पड़ मारा है, उसके बाद उसके रोने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मतलब जो रोना है वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे इवेंट के होने पे, मतलब उस किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके क्या, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करता हूं, इसको ऐसे बोलता हूं PA/B। इसको मैं क्या बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए, PA गिवन B, PA गिवन B। इसको ऐसे रीड करूंगा, PA/B का मतलब PA गिवन B। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग A व्हेन इवेंट B ऑलरेडी अकर। कोई एक इवेंट हो चुका है, कोई एक इवेंट हो चुका है, तो उसके बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने बोल दिया। लेट्स एज्यूम करो कि A और B दो इवेंट हैं, ये एसोसिएट है। अब यहां पे ये A ओनली, ये B ओनली, ये A यूनियन B और ये फोर्थ। तो क्या हो दे रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B निकालना है। तो क्या हो चुका है, B इवेंट हो चुका है। कौन सा इवेंट हो चुका है, मतलब B इवेंट हो चुका है। तो ये इवेंट पहले होगा, B इवेंट हो गया, तो B इवेंट हो गया, B इवेंट हो गया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब B इवेंट होने के बाद, अब B इवेंट हो गया, जो इवेंट हो जाता है वो आपका क्या है, सैंपल स्पेस होगा। जो इवेंट हो जाता है वो सैंपल स्पेस, कौन सा इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो गया, तो ये इवेंट आपका क्या होगा, आपका न्यू सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस आपका चेंज हो गई, ये नहीं रहेगा, अब सैंपल स्पेस क्या होगा, B। क्यों, क्योंकि कंडीशन हो चुकी है कि मैंने सात्विक को थप्पड़ मार दिया है। अब उसके बाद B होने के बाद A होने की प्रोबेबिलिटी, B होने के बाद A होने की प्रोबेबिलिटी कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। सिर्फ इस पोर्शन में ही आपका क्या होगा, A होगा। तो इसको क्या बोल सकता हूं, PA इंटरसेक्शन B। ये क्या है, आपकी डेफिनेशन होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। मतलब PA गिवन B की वैल्यू क्या जाएगी, PB अपॉन ऊपर क्या जाएगा, PA इंटरसेक्शन B। या फिर इसको मैं वेन डायग्राम रीजन से बताऊंगा, तो रीजन में PB का मतलब आपका क्या है, रीजन 2 प्लस रीजन 3। अब 2 और 3 में से जो कॉमन होगा, कॉमन कौन सा होगा, ये 3 वाला A होना, मतलब ये 3, ये इसकी क्या होगी डेफिनेशन। क्या ये डेफिनेशन सबको समझ में है बेटा, क्या ये डेफिनेशन समझ में है सबको, क्या ये डेफिनेशन समझ में है सबको। अच्छा रुको, अब बताओ PB गिवन A, PB गिवन A कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी, इसको कैसे रीड करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग B when event A already occur, probability of occurring B when event A already occur। तो कौन सा इवेंट हो चुका है, A इवेंट हो चुका है। अब A इवेंट हो चुका है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सैंपल स्पेस क्या होगा, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब इस सैंपल स्पेस में B इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस सैंपल स्पेस में B कौन से पार्ट में हो रहा है, इस पार्ट में हो रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो ये PA गिवन PBA गिवन A हो गया। या फिर इसको रीजन की हेल्प से करूंगा तो 3 अपॉन 1 प्लस 3, ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्या ये बेसिक समझ में है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ में है, ये वाला डेफिनेशन। ठीक है, एक एग्जांपल करो फटाफट से डेफिनेशन को समझने के लिए। एग्जांपल करो कि लॉजिक आपको समझ में आ जाए, 10th क्लास के एग्जांपल से रिलेट करो जिससे आप समझ सकोगे ये डेफिनेशन अगर सही है। 10th क्लास के एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ कि जो आप डायरेक्टली करते थे, 10th क्लास के एग्जांपल जो डायरेक्टली करते थे। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, इफ ए डाइस इज रोल्ड,
देन डिफाइंड इवेंट ए एज आउटकम is greater than 3 and event B outcome is prime, then find P A given B. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवेंट ए क्या दे रखा है, आउटकम ग्रेटर देन 3, मतलब आउटकम ग्रेटर देन 3 मतलब आपका क्या होगा 4 5 6। इवेंट बी दे रखा है आउटकम प्राइम मतलब 2 3 और 5। तो क्या निकालना है, पी ए गिवन बी निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो A इंटरसेक्शन B निकालूंगा। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में सिर्फ एक कॉमन है, एक एलिमेंट है n में। तो P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसकी आंसर क्या जाएगा, इसको बोलूंगा आपका क्या जाएगा, P इंटरसेक्शन B मतलब 1/6 और PB का मतलब 3/6। सोल्व करूंगा तो 1/3 आ जाएगा। अच्छा, ये तो क्या आपका डेफिनेशन से। अब इसका वेरीफाई अपन लॉजिक से करें। वेरीफाई मतलब लॉजिक से करें, उसका मतलब बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, मतलब बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो बी में एलिमेंट कौन से, 2 3 5, ये आपका क्या है, नया सैंपल स्पेस होगा। अब उसके बाद ए होने की प्रॉपर्टी, ए क्या आपका प्राइम नंबर, ए आपका क्या प्राइम नंबर, तो प्राइम कौन सा है आपका 5 है, ए की प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल केस 1 है और टोटल केस आपका क्या 3, तो आंसर क्या आपका 1/3 आएगा। तो वो लॉजिक से सेम ही आंसर आएगा, ये डेफिनेशन है। क्या लॉजिक से क्लियर हुआ बेटा, डेफिनेशन समझ में आई। बाकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको हमेशा डेफिनेशन लगा देनी है, आपको हमेशा डेफिनेशन लगानी है। लॉजिक से करने की कोशिश मत करना, कई बार गलत हो सकता है। हमेशा डेफिनेशन से कोशिश करो इसको, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट हो गया अपना 12 का पोर्शन। अभी सिर्फ 2 इवेंट वाले केस बता रहा हूँ, 3 इवेंट वाले बाद में बताऊंगा, क्योंकि 3 इवेंट में दिक्कत आती है, इसलिए उसके लिए पहले बेसिक चीज़ें होगी, फिर उसके बाद 3 इवेंट वाले सारे पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर मिक्स करने के बाद पढ़ाऊंगा मैं। नोट में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट समझा देता हूँ। ऑफ है, ओके ठीक है। नोट में स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखवा देता हूँ जो डायरेक्टली यूज आएंगे। नोट में रिजल्ट्स हैं, पहला रिजल्ट्स, इफ़ A and P are disjoint set। तो बताओ P A गिवन B की वैल्यू बताओ क्या होगी, P A गिवन B की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होगा, A इवेंट ऐसा होगा और B इवेंट ऐसा होगा, दोनों में क्या कॉमन होगा। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ A इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ P A गिवन B। अब A इंटरसेक्शन B 5 है, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ P A इंटरसेक्शन B, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। अच्छा, एंड P B गिवन A की वैल्यू बताओ, क्या यही होगी, क्या 0 ही होगी या कुछ और होगी। इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0, क्योंकि दोनों में ही A इंटरसेक्शन B आता है। सेकेंड, इफ़ दूसरा केस में बोलो कोई एक इवेंट बी इवेंट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए मतलब उसका छोटा पार्ट है, देन तो उस केस में वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कौन बड़ा है आपका ए बड़ा है, ए बड़ा है तो ए ऐसा होगा और ये आपका क्या बी छोटा हो जाएगा। तो उस केस में पी ए गिवन बी और पी बी गिवन ए दोनों निकालना है। बताओ क्या क्या होगा, पी ए गिवन बी और पी बी गिवन ए दोनों की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकालूंगा पी ए गिवन बी की वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा रीजन है, ए और बी में इंटरसेक्शन कौन सा होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा है, क्लियरली दोनों में कॉमन क्या आपका पी बी। तो इसकी वैल्यू क्या आपका पी बी अपॉन पी बी। तो इसकी वैल्यू पी
ए गिवन बी की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी हो चुका है, तो मैं क्या बोलूँ, यदि बी हो चुका है तो ए होने की जरूरत, जब बी हो चुका है तो ए तो उसका बड़ा है, जब बी हो चुका है तो ए तो डेफिनेटली होगा ही होगा ना, बी हो चुका है तो ए तो डेफिनेटली होगा ही होगा, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1 हो जाएगी। अब मैं बात करूँ पी बी गिवन ए, जिसकी वैल्यू बोल सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन कौन सा आपका पी बी, तो पी बी अपॉन पी ए उसका आंसर आएगा। आया समझ में, थर्ड वाला पॉइंट समझ में। अच्छा, अब इसमें रीजन्स कैसे निकालते हैं, रीजन्स कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे निकालना हो पी ए गिवन बी प्लस पी ए गिवन नॉट बी, इसकी वैल्यू कैसे निकालूँ, पी ए गिवन बी पी ए गिवन नॉट बी, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा रीजन की हेल्प से। ये मैं रब कर दूँ, ये नोट कर दिया, ये वेन डायग्राम रब कर दूँ, मैं जगह बचा लूँगा, जगह बचा लूँगा, ये रब कर दूँ ना, ठीक है, मैं इसमें रब करके मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे केस में रीजन कैसे निकालूंगा, ये देखो ये आपका क्या है ए, ये बी, ए है ये बी है। अब रीजन बना लिया करो ऐसे केस में, रीजन क्या आपका 1 2 और 3 और 4। तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए गिवन बी, पी ए गिवन बी का मतलब पी बी हो चुका है, बी हो चुका है, बी हो चुका है, तो आउटकम कौन सा हो चुका है 2 और 3 हो चुका है, 2 और रीजन 3 हो चुका है, 2 और 3 हो चुका है। उसके बाद ए होने की प्रॉपर्टी, ए होने की प्रॉपर्टी मतलब क्लियरली आपका क्या है 3 प्लस बी नॉट, बी नॉट मतलब बी नहीं हुआ है, बी नहीं हुआ, तो बी नहीं हुआ मतलब बी के अलावा बाकी का रीजन हो गया, तो बी नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या जाएगा, बाकी का रीजन मतलब आपका क्या है, बी के अलावा बाकी का रीजन कौन सा है, 1 और 4 हो चुका है, 1 और 4 हो चुका है, तो 1 और 4 में ए होने की प्रॉपर्टी, 1 और 4 मतलब इस रीजन और इस रीजन में होने की प्रॉपर्टी कौन सा है, ये, इसका आंसर क्या जाएगा, ये दोनों को ऐड करूंगा तो उससे आपके क्या इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आया समझ में, क्या ये चीज़ समझ में, यही चीज़ समझ में आई। अच्छा, लेट्स एज्यूम करो मैं ये पूछता पी बी हो चुका है ए हो प्लस पी बी हो चुका है ए ना हो, इसकी वैल्यू बताओ, बताओ जल्दी से, लॉजिक सोचो, पी बी हो चुका है ए हो प्लस पी बी हो चुका है ए ना हो, क्या आंसर होगा, लॉजिकली बताओ क्या आंसर होगा, अरे लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली 1 होगा, अरे बी हो चुका है तो ए तो या तो होगा या नहीं होगा, सात्विक को मैं थप्पड़ मार चुका हूँ, सात्विक को थप्पड़ मार चुका हूँ तो या तो सात्विक रोएगा या फिर सात्विक नहीं रोएगा, दो ही तो केस बनेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की सम क्या होगा आपका 1, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन इसको वेन डायग्राम रीजन की हेल्प से करते हैं, रीजन की हेल्प से करते हैं, रीजन की हेल्प से कैसे करूँ, देखो बी हो चुका है, बी हो चुका है मतलब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो बी हो चुका है मतलब 2 + 3 हो चुका है, 2 + 3 होने के बाद ए होने की प्रॉपर्टी, ए होने की प्रॉपर्टी तो क्लियरली 3 आ रहा, प्लस बी हो चुका है, बी हो चुका है मतलब आपका क्या है 2 + 3 हो चुका है। अब उसके बाद ए ना होने की प्रॉपर्टी, ए ना होने की प्रॉपर्टी मतलब ए के ना होने की प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, ए के ना होने की प्रॉपर्टी आपकी क्या है 2 + 4 हो जाएगा। अब ये बताओ क्या सही है या गलत है, क्या मिस्टेक हुई है इसमें, क्या मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई बताओ, इसमें मिस्टेक ये है बेटा, नहीं ये मिस्टेक ये नहीं, इसमें मिस्टेक ये कि 4 नहीं आएगा, रीजन ये है क्योंकि सैंपल स्पेस क्या दे रखा है आपका 2 और 3, अब 2 और 3 है तो इसी में देखना है, 2 ही देखना है, बी सैंपल स्पेस है तो बी सैंपल में देखना है कि ए ना होने वाला, ए ना होने वाला ये है मतलब, जबकि ये सैंपल स्पेस से बाहर है, तो ये सैंपल स्पेस से बाहर है तो इस ए डैश की डेफिनेशन में तो आएगा, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4 यहाँ पे रीजन नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 3/2 + 3 प्लस 2/2 + 3, दोनों को सॉल्व करूँगा तो एलसीएम क्या जाएगा आपका 2 + 3 रीजन और 3 रीजन प्लस 2 रीजन, सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या जाएगा 1 होगा। आया समझ में, आया समझ में। तो रीजन की हेल्प से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, रीजन की हेल्प से करोगे गलत नहीं होगा, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसमें ध्यान रखना कि ऐसे एक आधा एक्स्ट्रा रीजन आ जाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो बेटा, यस नो बोलो।
जैसे मुझे कुछ भी बोल दे, कोई भी चीज़ ऐसे बोल दे कंडीशनल प्रॉपर्टी में, बड़ी डिफिकल्ट। अब मैं एक बार डिफिकल्ट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि पी ए यूनियन बी नॉट अपॉन ए यूनियन बी, मान लो ऐसा कुछ भी दे दिया, बड़ा सारा कुछ भी दे दे। अब उसके होने की प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या करूँगा, सबसे पहले वेन डायग्राम बना दूंगा। ये आपका क्या होगा, 1 ए बी 1 2 3 एंड 4। रीजन की हेल्प से करना हमेशा क्वेश्चन सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करूँगा, इस रीजन को देखूंगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ए हो और बी हो या दोनों हो, मतलब इसका मतलब क्या आ जाएगा, टोटल हो गया 1 + 2 + 3। अब ऐसे नहीं निकालना चाहते तो क्या करो, ए निकाल दो। ए का मतलब 1 + 2 यूनियन, बी का मतलब क्या आ जाएगा 2 + 3। अब यूनियन का मतलब जो एक बार आ गया, एक से ज़्यादा बार आ गया, तो मतलब 1 आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, एक बार आएगा और 3 आएगा, तो मतलब 1 2 3। अब इसका मतलब क्या होगा, ए का मतलब, ए होने का मतलब आपका क्या है 1 + 3 इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब बी ना हो, बी ना हो मतलब आपका क्या जाएगा, आपका बी ना हो मतलब उसका मतलब क्या जाएगा 1 और 4, तो 1 + 4, ये बी ना हो, बी ना हो ये होगा। अब इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, 1 + 3 इंटरसेक्शन 1 + 4, मतलब कॉमन कौन सा है आपका, रीजन क्या आपका 1, तो 1/1 + 2 + 3, इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में, यूनियन है क्या, अच्छा यूनियन है। अब देखो यूनियन है तो यूनियन आ गया, तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, 1 + 3 + 4 अपॉन 1 + 2 + 3। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, अपने पास क्या है, सैंपल स्पेस ये है, तो इस सैंपल स्पेस से बाहर का कोई भी नहीं आना चाहिए, तो बाहर का कौन सा आ गया, 4 आ रहा है, मतलब ये 4 पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, तो मतलब आंसर क्या जाएगा 1 + 3 अपॉन 1 + 2 + 3। क्यों, क्योंकि कंडीशनल प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ना डेफिनेशन 1 से छोटी होगी, क्योंकि सैंपल स्पेस यही है, ये सैंपल स्पेस है, तो उसके बाहर का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये मिस्टेक कर देते हैं कई बार बच्चे, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। ये बेसिक लॉजिक समझ में है बेटा सबको, यस नो बोलो, समझ में आए सारे लॉजिक्स, जल्दी से नोट करो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे देता हूँ 6-7 पार्ट में, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी उससे। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ 6-7 पार्ट में, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, जल्दी से नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसमें सारे टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसमें सारे टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर आगे टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन बना लोगे। आज के लेक्चर के बेसिस पे तुम डे 2 कर लो आज के लेक्चर तक। डे 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाने चाहिए आप लोगों से, यदि तमीज़ से लेक्चर पढ़े हैं आप लोगों ने, सारी चीज़ें अच्छे से तमीज़ से पढ़े हैं तो सारी चीज़ें बन जाएंगी ऑलमोस्ट। हाँ, कुछ कुछ कंसेप्ट होंगे जो आगे आएंगे, और कुछ कुछ आगे के कंसेप्ट भी मैंने पढ़ा दिए हैं। सीक्वेंस थोड़ा बहुत उल्टा नीचा होता है सबका। डे 2 कर लेना होमवर्क, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम से पहले करके जाना। क्वेश्चन है, एक पार्ट करवाता हूँ, 6-7 पार्ट उसके, उसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। लेट पी ए इज इक्वल्स टू 1/2, पी बी इज इक्वल्स टू 1/3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल्स टू 5/12, देन फाइंड। अच्छा, इस बार पेपर जेई एडवांस पैटर्न का है, तो जेई एडवांस पैटर्न का है तो क्वेश्चन टफ होंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। एडवांस पैटर्न है तो क्वेश्चन टफ ही होंगे, मेंस पैटर्न में क्वेश्चन इजी होंगे, तो उसका ध्यान रखते हुए सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि तुम कल टेंशन में आ जाओ कि पेपर टफ, क्वेश्चन मेरे से कुछ नहीं बना, मतलब प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएंगे। अब पेपर एडवांस पैटर्न का तो एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं डालेंगे, मेंस पैटर्न का तो मेंस पैटर्न के क्वेश्चन ही डालेंगे। पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, जैसे जैसे आंसर आते रहे बताते रहो। फोर्थ,
चलो टाइम लो, 1.5 मिनट का टाइम लो, उसके बाद स्टार्टिंग कुछ आंसर आ जाएंगे, बाद में मैं भी स्टार्ट कर दूंगा पीछे पीछे। आंसर आए तो लिखते रहना, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे डाल के। बेटा कोई आंसर? हेलो हेलो, कोई आंसर? काफ़ी टाइम ले लिया, और टाइम चाहिए मैं ट्राई करूं? अरे कुछ तो रिएक्ट करो, कुछ तो बोलो। 12th DPS के बच्चों कुछ तो बोलो। 1 का आंसर 2/3 आ गया आंसर। चलो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 1 का आंसर 3/2। अरे मेरे भाई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 कैसे हो सकती बेटा? क्षितेश, इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 कैसे हो सकती बेटा? प्रोबेबिलिटी तो 3/2 नहीं हो सकती ना। हाँ 2/3। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे इजी तरीका बताता हूँ। सबसे इजी तरीका आपका रीजन फाइंड कर लो। रीजन फाइंड करके सबसे इजी तरीका, मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला, रीजन के हिसाब से। मेरा मेथड निकालोगे, इससे करोगे तो कंपेरेटिवली इजी बनेगा। तो क्या करूँ, रीजन 4 रीजन 1 2 3 और 4। अब देखो पी ए, ये ए है, ये बी है और ये है, तो रीजन 1 बोल दिया, रीजन 2 बोल दिया, रीजन 3 बोल दिया। अब मुझे सबकी वैल्यू नहीं पता, मेरे को क्या है, सबसे पहले रीजन 1 2 3 4 की वैल्यू निकालनी। तो रीजन 3 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं बोल देता हूँ लेट इसकी वैल्यू आपकी क्या अल्फा है। तो मैंने क्या बोल दिया, लेट रीजन 3 इजिकल्स टू अल्फा मैंने बोल दिया। रीजन 3 को मैंने अल्फा बोल दिया, तो रीजन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा, और रीजन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रीजन 1 की वैल्यू क्या है आपकी पी ए माइनस अल्फा, और रीजन 2 की वैल्यू क्या है आपकी पी बी माइनस अल्फा। पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 1 की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 माइनस अल्फा, और रीजन 3 की वैल्यू 2 की वैल्यू वो क्या जाएगी, पी बी की वैल्यू 1/3 माइनस अल्फा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस अल्फा और 1/3 माइनस अल्फा। और क्या दे रखा है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी। तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नोट का मतलब ए ना हो, ए नोट का मतलब ए ना हो, ए ना हो मतलब आपका क्या है रीजन, ये 4 बोल देता हूँ, रीजन 2 प्लस रीजन 4। इंटरसेक्शन बी ना हो, बी ना हो, बी के ना होने के अलावा मतलब आपका क्या है 1 + 4। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन रीजन 4। रीजन 4 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, तो रीजन 4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 5/12 आ गई। रीजन 4 की वैल्यू आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू मैं बता सकता हूँ। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या जाएगी, ये मैं बोल सकता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस रीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये रीजन 4। क्योंकि यही होता है ना, ए यूनियन बी ये हो गया, तो रीजन 4 1, ए यूनियन बी यूनियन क्या आपका रीजन 4 की वैल्यू आ गई, तो 1 माइनस रीजन 4 यही होगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 माइनस 5/12 मतलब आपका क्या 7/12। तो मतलब ये 7/12 आ जाएगी। तो 7/12 किस किस की वैल्यू होगी, 1 + 2 + 3, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7/12। तो 1 की वैल्यू रख दो, 1 की वैल्यू रख दी 1/2 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 1/3 माइनस अल्फ़ा, उसकी वैल्यू क्या आपकी 7/12। क्लियरली देखूंगा तो आपका क्या है अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12। एलसीएम क्या है आपका 12 एलसीएम, तो क्या जाएगा 6 + 4 - 3 7। तो क्या जाएगा एलसीएम ले लिया, ये क्या है 6 + 4 - 3, तो 3/12 हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या जाएगी 1/4, अल्फ़ा की वैल्यू 1/4। तो रीजन 1 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/4, तो क्या जाएगी 1/4। और रीजन 3 की वैल्यू क्या जाएगी, रीजन 3 की वैल्यू क्या जाएगी 1/3 माइनस 1/4। तो एलसीएम आपका 12, 4 - 3 मतलब क्या 1/12। सारे रीजन्स की वैल्यू आ गई। अब अपन रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेंगे। पहले यहाँ तक लिखो फिर बाकी आंसर निकालते हैं। पहले यहाँ तक लिख लो फिर बाकी आंसर निकालते हैं। लिख लिया बेटा सबने यहाँ तक?
यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने? यहाँ तक लिख लिया? एक बार सारे रीजन्स की वैल्यू आ गई तो उसके बाद सारे आंसर निकाल लेंगे। अब मैं वापस से बताता हूँ, तो रीजन 1, 2 और 3, 1 की वैल्यू क्या आपकी 1/4, 2 की वैल्यू भी 1/4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 3 की वैल्यू 1/12 और इसकी वैल्यू 5/12। ये सारे हो गए। यहाँ तक नोट कर लिया है? बताओ, फटाफट डन लिखो, मैं रब कर देता हूँ आगे, मैं फटाफट करूँगा, मुझे जगह चाहिए होगी। चलो इधर जगह बची, यहाँ पे कर देता हूँ, इधर जगह पे ही पहला पार्ट तो मैं कर देता हूँ, पी ए यूनियन बी नॉट। ए यूनियन बी मतलब ए हो और बी ना हो। ए हो मतलब आपका क्या है 1+3 यूनियन बी नॉट। बी नॉट का मतलब बी ना हो, बी के ना हो मतलब बी के अलावा 2 और 3 के अलावा 1+4। तो इनका यूनियन मतलब आपका क्या है 1+3+4। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1/4 प्लस 3 की वैल्यू 1/4 प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। तो एलसीएम ले लिया 2/4, एलसीएम क्या है आपका 12, एलसीएम ले लिया तो 3 + 3 6 + 5, तो आंसर क्या होगा 11/12। गलत है, पहले का आंसर सबका गलत है। 2/3 कहाँ से आंसर दे दिया? कितने गलत आंसर दे रहे हो सब लोग। छी छी छी, सबका गलत है, सबका अलग गलत है। 1/3 2/3 सबका गलत है यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग? पी ए यूनियन बी नोट है, सबका गलत है। अरे ये देखो ना ऊपर सब 1/3 2/3 लिख रहे हैं। अनुष्का 1/12 लिखी है, गलत है। अनुष्का ने 2/3 लिखा है, वो भी गलत है। अच्छा सेकंड का लिखा है। प्रणव ने, अच्छा ठीक है, जल्दी करो। ये रब कर दूँ, बीच वाला रब कर दूँ? सबने नोट कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ, फिर मत बोलना कि छूट गया है। नोट कर लिया सबने? मैं रब कर दूँ बीच वाला? यस नो? सेकंड वाला पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी। ए नॉट का मतलब क्या है? ए ना हो। ए ना हो मतलब 1 3 के अलावा 2 + 4। इंटरसेक्शन बी का मतलब आपका क्या होगा 2 + 3। दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन मतलब आपका क्या है 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब आपका ये है 1/12। आई थिंक बाकी कर लोगे। तो इनमें कोई करना है तो बता दो, इनमें और बाकी कोई करके बताना है तो बता दो। इनमें कोई 3 4 5 6 कोई बताना है? एक काम करता हूँ 6 वाला बता देता हूँ क्योंकि ये अलग है। 6 वाला मैं बता देता हूँ। 3 4 5 ये आप अपने हिसाब से कर लेना, ईजी है। 6 वाले में क्या आपका पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी अपॉन पी, ये आपका क्या होगा ए नॉट यूनियन बी नॉट। सबसे पहले रीजन देखो, ए नॉट का मतलब है ए नहीं हो। ए नहीं हो का मतलब क्या आ जाएगा? ए नहीं हो, ए नहीं हो मतलब ए के अलावा बाकी का रीजन होगा 2 + 4 यूनियन बी नॉट मतलब बी नहीं हो। बी नहीं हो के अलावा रीजन क्या आपका 1 + 4। तो उसके हिसाब से यूनियन क्या जाएगा आपका 1 + 2 + 4। यही क्या होगा आपका सैम्पल स्पेस होगा, यही सैम्पल स्पेस होगा। इसके अलावा कोई आता है 1 2 4 के अलावा तो आपका क्या रिजेक्ट हो जाएगा। ए नॉट का मतलब क्या है? ए नॉट का मतलब क्या हो गया? ए ना हो। ए ना हो मतलब आपका क्या जाएगा 2 + 4। इंटरसेक्शन बी का मतलब आपका क्या है 2 + 3। दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन सा है 2। क्या 2 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपका आंसर। तो 2 आंसर आ रहा है, तो रख दो। 2 की वैल्यू क्या आपकी 1/12 अपॉन 1 की वैल्यू क्या आपकी 1/4 प्लस 1/12 प्लस 5/12। तो इसको बोल सकता हूँ 3/4, 3/4, 5 और एक 9, तो आपका क्या है 1/9 आंसर हो जाएगा। 3/12, 3/12, 1/12, 4 प्लस 5 9, 1/9 आ जाएगा। कर लोगे? आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लोगे। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में, एडवांस में नहीं आता। इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में। आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में, जल्दी से नोट करो। पहले वाले में 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/12, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/12 सही तो लिखा है बेटा? सात्विक सही तो लिखा है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/12 सही तो लिखा है? रीजन 1 प्लस रीजन 4 देखो ना, पहले में क्या रखा है 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4। तो 1 की वैल्यू 1/4, 3 की वैल्यू 1/4,
और 4 की वैल्यू 5/12, सही तो है, सही है, सही है ना बेटा। पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट ये है, ठीक है। एक होमवर्क देना था पर टाइम हो गया, एक होमवर्क देना था, टाइम हो गया, मैं फटाफट लिख देता हूँ होमवर्क, यहाँ पे फटाफट होमवर्क लिख देता हूँ, अभी नहीं, मैं होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क, कंसीडर 2 events A and B of an experiment of such that P A never occur, इसकी वैल्यू 5/8 एंड P both occurs, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 1/4 एंड P none occur, इसकी वैल्यू 1/8। देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट फाइंड करना है PA एंड PB, पहला पार्ट PA एंड PB, दूसरा पार्ट PA गिवन B, चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट PA नॉट यूनियन B, चौथा पार्ट PA नॉट गिवन B नॉट, पांचवा पार्ट P एग्जैक्टली 1 फ्रॉम A और B अक्कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये सारा समझ में आया होगा सबको, समझ में आया बेटा सबको? जो नए बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, उनको समझ में आ रही है ना चीज़ें, समझ में आ रही है ना बेटा सबको चीज़ें? जो नए बच्चे आ रहे हैं, पुराने को तो समझ में आएगी, नए बच्चों को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।